नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं। जिनका बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे। नाम निकल गया कैलाश निगम। भैया बहुत सारा आशीर्वाद आपको, जीवन में आप खूब ऊंचाइयां छुएं। वेरी गुड मॉर्निंग प्रीति वर्मा, दिशा, लक्ष्य, शिवांशु, अनीश, रौनक, विकास, कमलेश्वर, संदीप, अयान, मीनाक्षी, पूरण, मौसम, कैलाश, ईशा, दिनेश, राजकिशोर, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। होपफुली आप सभी लोग बहुत मस्त हैं, बिंदास हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं इनर लाइन परमिट। क्या होता है ये इनर लाइन परमिट? क्यों ये कहा जाता है कि हम अपने ही देश में परमिशन लेकर के कहीं जा सकते हैं? क्या है ये पूरी कहानी? आइए आज सुनाते हैं आप लोगों को इनर लाइन परमिट की कहानी। कहानी है मेरे प्यारे साथियों हमारे इस देश की, जहां पर हम लोग रहते हैं। यहाँ पर कहीं आने जाने के लिए हमें अपनों से ही इजाज़त लेनी पड़ती है। बताएं कैसा हो गया है ये समय? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 19 के तहत दी गई आपको सभी स्वतंत्रताएं जो हैं, उन स्वतंत्रताओं में एक ऐसी स्वतंत्रता जो सामान्यतया आपका दिमाग खोल के रख देती है कि क्यों मैं अपने ही देश में कहीं जाने के लिए आज़ाद नहीं हूँ। क्यों मैं अपने ही देश में कहीं जाने के लिए आज़ाद नहीं हूँ। विशेष रूप से बात कर रहा हूँ पूर्वोत्तर राज्यों की, जहाँ पर यदि आपको जाना हो तो जाने से पहले इजाज़त लेनी होती है, वहाँ के प्रशासन की, वहाँ बैठे हुए लोगों की, और उनसे पूछकर एंट्री करनी होती है कि मे आई कम इन सर। जब वो इजाज़त दे देते हैं कि यस यू कैन, तब जा करके हम लोग एंट्री कर पाते हैं। तो ये है इनर लाइन परमिट। तो इनर लाइन परमिट में कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि संवेदनशील माने जाते हैं किसी भी कारण से, उन्हें मेरे प्यारे साथियों इनर लाइन परमिट के माध्यम से एंट्री करने की इजाजत दी जाती है। आप पूर्वोत्तर का नक्शा सामने वाली फोटो में देख ही रहे हैं। वर्तमान में क्या हुआ कि वर्तमान में आईएलपी सुर्खियों में रहा था। आईएलपी का क्या इतिहास है, एक बार आप कंटेंट देख लीजिए, क्या कुछ हम कराने वाले हैं इसके अंतर्गत। आप लोगों को बताने वाले हैं कि आईएलपी का डिमांड कहां पर हुआ, सिक्स्थ शेड्यूल आईएलपी के लिए क्या कहता है, सिक्स्थ शेड्यूल के साथ साथ इनर लाइन पर मतलब कि इसका इनिशियल स्टेज आया कहां से था, कौन सा कानून था जो कि विशेष रूप से आईएलपी के लिए लाया गया था, और उसके बाद में क्यों इसे आज तक बरकरार रखा गया है। तो थोड़ा सा हम इसका इतिहास जानते हैं, फिर इतिहास के साथ साथ फिर हम आज के क्षेत्र में चलेंगे। इनर लाइन ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा, जिसके पार अगर आपको जाना है तो जाने से पहले आपको पूछना होगा। एक ऐसी लाइन। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं क्या कहाँ है? हाँ दिशा एकदम सही है बेटा, एकदम सही है ना? मिस्टर ए लिख रहे हैं आप टाइम पर नहीं आते हैं। नहीं दोस्त, मैं एकदम टाइम पर आता हूँ। मेरा टाइम ही ये है, तुम जल्दी आ जाते हो। मैं कभी लेट नहीं होता, मैं एकदम एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ। मेरी क्लास के टाइम से 5 मिनट के अंदर अंदर मैं उपस्थित हो जाता हूँ। तुमने एक्सपेक्टेशन गलत लगा रखी है, मेरा फिक्स है। तो मुझे जानते ही नहीं हो इसका मतलब यार, नए हो। 5 मिनट मैं लेके चलता हूँ क्योंकि इतना ही मार्जिन हमको दिया हुआ है ना? हाँ अभी तुम नए हो, तुम जानते नहीं, यही मेरा टाइम टेबल है। क्योंकि अगर मैं राइट टाइम आ जाऊंगा ना जिस दिन, उस दिन मेरी क्लास में बच्चे नहीं मिलेंगे मुझे। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं यार, 5 मिनट लेट मत बोलो, ऑन टाइम, राइट टाइम। 10:05 के सेशन का है तो 10:10 में मैं आ जाऊंगा। सेशन का टाइम 9 बजे का है तो 9:05 में मैं आ जाऊंगा। ये ऑन टाइम है यार, ऐसे मत कहा करो। एकदम राइट टाइम आता हूँ, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ जी, तो आइए शुरू करते हैं। हाँ A4 बेटा यहीं से डाउनलोड हो जाएगा, इस कंटेंट का A4 यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा उसी के नीचे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? चलिए आइए। तो इमेजिनरी लाइन का मीनिंग क्या है? इमेजिनरी लाइन का मीनिंग ये हुआ कि इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ये लाइन खींच रखी है कि इधर बॉर्डर बना रखा है, ऐसा नहीं है।
कह रखा है कि इस स्टेट से इधर की तरफ इनर लाइन परमिट लेके जाना अनिवार्य है। यहाँ कोई लाइन या फिर कोई बॉर्डर नहीं खींचा हुआ है। इसके बारे में जो इतिहासकार हैं वो ये बताते हैं कि शुरुआत में जब अंग्रेज भारत में रहा करते थे तो उस समय पर अंग्रेजों ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के नाम से एक ऐसा दस्तावेज जारी किया था। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर बोले तो ईस्ट की दिशा में जो फ्रंट है भारत का, ईस्ट बोले तो पूर्वोत्तर भारत वाला जो हिस्सा दिखाई देता है, ये भारत का एक फ्रंट है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, जो पाकिस्तान में पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं आप इससे। तो ईस्टर्न फ्रंट में जाने के लिए विशेष रूप से कहां से, बंगाल से अगर किसी को ईस्टर्न फ्रंट में जाना है तो उसे जाने के लिए एक ट्रैवल दस्तावेज लेना होता था। तो ऐसा क्यों था, अंग्रेजों ने भी यहां पर जाने की पहले इजाजत क्यों मांगने की अनिवार्यता कर रखी थी? इसके पीछे रीजन है साथियों, यहां पर बहुत ही मतलब पुरातन काल की और एक प्रकार से समझिए जो यहीं पर पाई जा सकती हैं वो लोकलाइज्ड प्रकार की आदिवासी कम्युनिटी पाई जाती हैं। और आदिवासियों का होना किसी भी समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक तरफ हम लोग कहते हैं विकास को बढ़ाइए, है ना, मतलब विकास करने के लिए आप कुछ भी करिए, विकास हो जाए इसके लिए कुछ प्रयास करिए। वहीं पर दुनिया की बहुत सारी सरकारें, दुनिया की बहुत सारी संस्थाएं ये प्रयास करती हैं कि जो मतलब आदिवासी हैं वो सुरक्षित रहें, आदिवासियों को कोई नुकसान ना हो, उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी उनके क्षेत्र से ना निकाले। ऐसा क्यों है, कभी इसके बारे में विचार कीजिएगा। आपको मालूम है भारत की कई आदिवासी प्रजातियां प्रिमिटिव कैटेगरी के अंदर आती हैं, यानी आदि आदम काल से चली आ रही वो हैं, और उन्हें संरक्षित रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। जैसे अंडमान निकोबार के अंदर सेंटिनलीज नामक एक आदिवासी वो पाई जाती है, जाति पाई जाती है, पीवीटीजी कहते हैं अपन इन आदिवासी संस्थाओं, इन आदिवासी इनको 79 के अराउंड है ये। तो मेरे प्यारे साथियों, पर्टिकुलरली वनरेलेबल ट्राइबल्स, है ना, पीवीटीजी ट्राइबल ग्रुप्स। तो सेंटिनलीज करके तो एक आदिवासी संगठन ऐसा है अंडमान निकोबार के अंदर जो आज तक धरती के अन्य प्रकार के इंसानों को नहीं देखा, और जब देख लिया तो उसे मार दिया। एक ब्रिटिशर था, वो वहां पर पत्रकार बनकर पहुंच गया था, ये अभी 2018 या 19 की बात है, और वो पत्रकार वहां पहुंच गया, तो पत्रकार पहुंच गया तो उसका शिकार कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उन सभी क्षेत्रों को संरक्षित रखने के लिए कि नहीं भाई, उन्हें जैसे वो रह रहे हैं रहने दीजिए। तो अब आपके मन में एक सवाल बनेगा, कहां तो भारत सरकार एक तरफ कहती है शिक्षा का प्रसार करो, है ना, कहां तो एक तरफ कहती है कि हम सबको समानता का भाव लाना चाहिए, और कहीं एक तरफ आप ये कह देते हो कि नहीं, आदिवासियों को जैसे वो रह रहे हैं उनके हाल पर छोड़ दो। नहीं साथियों, इसके पीछे का दूसरा प्रयास है, और वो ये है कि आदिवासी जो है ना वो वनों के रक्षक होते हैं, भक्षक नहीं होते हैं। आदिवासी पाए ही वहां जाते हैं, और ये बहुत सारे प्रमाणों से अब तक प्रूव हो चुका है कि आदिवासियों की वजह से जंगल बचे रहते हैं, क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट को खत्म नहीं होने देते। तो आदिवासी बिल्कुल वैसे ही हैं जिस प्रकार से आज के समय में हम टाइगर की बात करते हैं कि इसके संरक्षण के प्रयास होने चाहिए जिससे कि जंगल बचा रह जाएगा, यानी कि ये भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये वो जो आप फूड चेन, फूड वेब जो पढ़ते हैं उसका हिस्सा है, जिनका बचा रहना उस पूरे की पूरे एनवायरमेंटल एरिया के बचे रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अंग्रेजों के समय पर, अच्छा ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने पहले ऐसा प्रयास नहीं किया था, अंग्रेजों ने पहले भी ऐसा प्रयास किया था इन क्षेत्रों में कब्जा करने का, लेकिन उन्हें भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। दो चीजें होती हैं, आप कहेंगे सर अंग्रेजों के लिए तो हम हिंदुस्तानी भी बिल्कुल आदिवासियों जैसे ही दिखते थे, है ना, मतलब उनको तो ऐसा लगता होगा कि हम भी आदिवासी ही हैं, फिर उन्होंने हमारे साथ में लड़ाई क्यों करी, फिर हमें भी छोड़ देना चाहिए था। ऐसा नहीं है साथियों, हम लोग राजनीति जानते हैं, हम लोग क्षेत्रवाद जानते हैं। आदिवासियों में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बहुत छोटे छोटे समूह बना के रहते हैं, कहीं 10 रह रहे हैं, कहीं 15 रह रहे हैं, उनका कोई शहर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप पता चल रहे हैं, हमारे राजस्थान में भी आदिवासी पाए जाते हैं, है ना। एक बार की बात है कि मैं ऐसे ही कहीं से जा रहा था, वो आदिवासी डोमिनेटेड एरिया है, मैं उस जगह से निकल रहा था, तो लेट नाइट का टाइम था, रात को 1-2 बजे के आसपास की बात है, और मैं ट्रेवल कर रहा था। अब वो सड़क जो थी वो सीमेंटेड थी, और मैंने ये सुना हुआ था कि आदिवासी क्षेत्रों से निकलते समय वो रात को गाड़ी के पहिए में जो है वो तीर मार देते हैं, भील पाए जाते हैं हमारे राजस्थान में। तो वो डूंगरपुर वाली साइड थी, मैं वहां से निकल रहा था, और वो चलती गाड़ी के अंदर टायर में वो मार देते हैं, तीर मार देते हैं। अब सीमेंटेड सड़क पर हाईवे पर गाड़ी चल रही थी 120 से ऊपर, और
रात को गाड़ी चल रही है और अचानक मेरे पहिए में आवाज आने लगी, टक 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 टक। और मुझे फीलिंग आई कि यार, है ना, और गाड़ी थोड़ी सी टेढ़ी दिखने लगी। टेंशन इतनी भारी हो गई कि यार अब तो तेरे तीर लग चुका है और तेरा अब जिंगा लाला हो जाएगा। लेकिन बाय गॉड ग्रेस मैंने गाड़ी वहां नहीं रोकी। जो फिल्मों में सुन रखा था कि गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, वापस उतर के नहीं देखना चाहिए अगर कुछ हो गया हो, है ना, तो मैं खींचता ले गया गाड़ी, और तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जाके ब्रेक लगाया। मगर देखते हैं क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ था, वो मन का भूत था कि ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन वास्तविकता है कि ऐसी जगह पर बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन बरती जाती है जहां पर मतलब ये आदिवासी रहते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर आवागमन को रोक कर चला जाता है। ठीक है। दिस एक्ट वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा टू प्रोटेक्ट क्राउन ऑन कमर्शियल इंटरेस्ट बाय प्रिवेंटिंग ब्रिटिश सब्जेक्ट बाय ट्रेडिंग विद इन दीज रीजन्स। मतलब इस समय पर इन क्षेत्रों को कि भाई हमारे यहाँ पर व्यापार के कोई अन्य रास्ते ना बन जाए। इन 1950 इंडियन गवर्नमेंट रिप्लेस ब्रिटिश सब्जेक्ट विद सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब ये हुआ कि भाई पहले ऐसा हुआ करता था कि इन क्षेत्रों के अंदर जो अंग्रेज थे वो किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक संबंधों को नहीं रखना चाहते थे, ताकि वो भारतीयों के साथ में किसी भी प्रकार का ट्रेड रिलेशन रखें। फिर इंडिया ने इसे आगे कंटिन्यू किया। 1935 हो या फिर कोई सी भी चीज, हमने लगभग 2/3 हिस्सा तो वही अपनाया है जो अंग्रेज अपनाया करते थे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जरूर जान लें कि भारत के अंदर जो 1873 में अपनाई गई अंग्रेजों के समय की प्रोटेक्शंस थी, वो आज तक वैलिडेट हैं इनर लाइन परमिट के नाम से। ठीक है ना। तो आपके सामने ये जो भारत के जिले हैं, राज्य हैं, विशेष रूप से जो म्यांमार के साथ, चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं, इन राज्यों में आज भी जाने से पहले आपको परमिशन लेनी होती है। आप डायरेक्ट यहां पर एंट्री नहीं कर सकते। जैसे अपन लोग बोलते हैं ना कि आर्टिकल 35A के तहत कश्मीर में इसको एब्रोगेट जब से किया है तब से कश्मीर में जाकर के आप रह सकते हैं। वैसे ही साथियों इन क्षेत्रों के बारे में कहा जाता है कि आप यहां जाकर के रिजाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई भी भारतवासी, यानी कि कोई भी किसी भी राज्य का निवासी जाकर यहाँ रह नहीं सकता। इनर लाइन परमिट इन्हें संरक्षित करने का प्रयास करती है। ठीक है। इनर लाइन परमिट एरिया हर क्षेत्र में कहां पर है, स्पेसिफिकली आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में इनर लाइन परमिट कुछ चर्चाओं में रहा, और वो चर्चाओं में क्यों रहा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि रिसेंटली इंडिया के कुछ क्षेत्र, विशेष रूप से उत्तराखंड के 3 जिले, उन्होंने अपने इनर लाइन परमिट को हटाने की मांग की। फिर आप पूछेंगे सर उत्तराखंड के अंदर इनर लाइन परमिट है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि उत्तराखंड का जो बॉर्डर वाला जिले हैं जो कि क्या कहते हैं उसको, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर भी इनर लाइन परमिट लगा हुआ है। वहां पर भी सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि कोई भी यहाँ इन्फिल्ट्रेटर ना आ जाए, इसलिए मेरे प्यारे साथियों वहां पर इनर लाइन परमिट लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर वर्तमान से जुड़ा हुआ कुछ करंट मुद्दा है जो बताया गया है। यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने इनर लाइन परमिट के बारे में बताया कि मणिपुर वाइल इनॉग्रेटिंग सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन मणिपुर, मतलब हाल ही में इनर लाइन परमिट मणिपुर को दिया गया है रिसेंटली। लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है इंडिजीनियस पीपल की मणिपुर के अंदर कि हमें भी इनर लाइन परमिट दिया जाए। तो देखिए ऊपर की तरफ नागालैंड हो गया, नीचे हो गया यहाँ पर ऊपर की तरफ अरुणाचल, फिर हो गया नागालैंड, इस बीच में मणिपुर को छोड़ रखा था, मिजोरम को दे रखा था। तो ये लोग बहुत समय से मांग कर रहे थे कि हमें भी इनर लाइन परमिट दे दीजिए। तो हाल ही में मणिपुर को इनर लाइन परमिट दिया गया है। अच्छा, इसके पीछे की एक कहानी दूसरी है। दूसरी क्या है साथियों कि भारत सरकार ने यह कहा था कि जो भी शेड्यूल 6 के एरियाज हैं, शेड्यूल 6 बोले तो ATMM, और साथ में इनर लाइन परमिट वाले एरियाज हैं, उन क्षेत्रों के अंदर जो भी भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए हुए लोग हैं उन्हें बसाया नहीं जाएगा। हाँ भाई, ATMM में कौन कौन है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और साथ में ILP। ये कहा गया कि इन क्षेत्रों के अंतर्गत उन लोगों को नहीं बसाया जाएगा जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भारत के नागरिक बनने वाले हैं। तो इस कारण से देखिए, मैं थोड़ा सा आपको और इतिहास में ले चलता हूं। इधर देखें आप साथियों, हुआ ये था, मैंने पूरा आपको CAA और NRC सिखाया हुआ है और इसी सेशन में सिखाया हुआ है। तो आपको याद होगा कि भारत में जो भी लोग बांग्लादेश से चल करके या फिर पहले वाले पाकिस्तान से चल के इंडिया आए थे, उन्हें वापस भेजने की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। तो असम, यहाँ पर मेघालय, इस तरफ त्रिपुरा, यहाँ पर ये जो मिजोरम, इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आए हुए हैं। बांग्लादेशियों को हटाने के लिए आसाम ने मांग करी, जिसके तहत आसाम अकॉर्ड हुआ और NRC हुई।
एनआरसी के तहत यह रिकॉग्नाइज किया गया कि कौन व्यक्ति भारत का नहीं है उसे वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए, रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन जब एनआरसी बनी तो पता चला कि यहां पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हिंदू हैं, या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम हैं। उन्हें बांग्लादेश क्यों स्वीकार करेगा? क्योंकि बांग्लादेश तो पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र है, और वो तो ये कह ही रहा है कि आपने धार्मिक आधार पर तो स्वीकार किया ही है। तो भारत सरकार सीएए लेके आया और उसमें ये कहा कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो नॉन मुस्लिम इंडिया में आया हुआ है उसे इंडिया में रहने की इजाजत दी जाएगी। मैंने आपको सारी की सारी ब्रेक इवन डेट्स वगैरह सारी बताई हुई थी, उनको भारत में रहने की परमिशन दी जाएगी। तो उस प्रक्रिया में दिसंबर 2014 का अगर आपको मालूम हो तो ये बताया गया था, कार्यकाल था उसके अंतर्गत, कि है ना, उस समय तक अगर इंडिया में कोई आ गया तो उसे इंडिया की नागरिकता दे दी जाएगी। इस बात को सुनते ही असम वाले क्षेत्र में एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया। प्रोटेस्ट किस बात का शुरू हुआ कि भाई एक तरफ तो आपने एनआरसी के थ्रू कहा कि बांग्लादेशियों को वापस लौटाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ अब आप ये कह दे रहे हो कि उन्हें सीएए के माध्यम से बसाया जाएगा। देखिए, दोनों बातें जो है ना, उनको समझने की आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं। एक तरफ जो कह रहा है एनआरसी कि बांग्लादेशी जो हैं 1971 से बाद में जो भी भारत में आए हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा, वहीं दूसरी तरफ आप एक दूसरा एक्ट ले आते हो सीएए, जिसमें आप ये कहते हो कि जो भी गैर मुस्लिम हैं उन सबको इंडिया में रहने की, उन्हें इंडिया में नागरिक बनने की इजाजत दी जाएगी। तो बोले एक तरफ से तो आपने एनआरसी दिया और उसके नुकसान की भरपाई करते हुए आपने सीएए दे दिया, तो एक प्रकार से ये तो हम लोगों को कुछ भी ना देने जैसा हो गया। तो फिर यहाँ के लोगों को समझाया गया कि भाई देखिए, यहाँ पर जो वो लोग मतलब गैर मुस्लिमों को ही यहाँ पर रहने की इजाजत दी जा रही है, बाकी जो जहां से आए थे उन्हें वापस भेजने की बात की जा रही है। तो फिर आसाम जो है उसके अंदर प्रोटेस्ट छिड़ने शुरू हो गए वापस, कि बोले नहीं, हमें हिंदू भी नहीं चाहिए, हमें बौद्ध भी नहीं चाहिए, हमें कोई भी बांग्लादेशी नहीं चाहिए, चाहे वो यहीं से आया हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हमें कोई भी नहीं चाहिए, हमें सबको वापस भेजना है, वापस भेजो। अब ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। हमें केवल आसामी चाहिए, और आसामी की परिभाषा आसाम अकॉर्ड के क्लॉज 6 में दी हुई है। हमें केवल वही व्यक्ति चाहिए, हमें कोई और चाहिए ही नहीं। भारत सरकार को लगा कि ये तो मामला फैलेगा, आसाम में फिर से बड़ा बड़ा मतलब आंदोलन छिड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार ने एक नया पॉइंट निकाला और ये कहा कि जो भी शेड्यूल 6 में आते हैं, शेड्यूल 6 भारत की अनुसूची 6 के अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन राज्यों के अंदर सीएए की वजह से जिन लोगों को नागरिकता दी जाएगी उन्हें यहां पर नहीं बसाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, किन किन को नहीं बसाया जाएगा? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी कि यहां नहीं बसाएंगे, यहां नहीं बसाएंगे और यहां नहीं बसाएंगे और त्रिपुरा में नहीं बसाएंगे। अब बोलो, अब कोई दिक्कत? तो भाई इस स्थिति में तो सारे लोग राजी हो गए। अब इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, मैं इसको पूरे को एक बार इरेज कर देता हूं, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे, और मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं। देखो, यहां रहने की मना हो गई, यहां हो गई, यहां हो गई, यहां हो गई। अच्छा, 4 जगह पर सीएए के थ्रू आए हुए जो लोग हैं वो नहीं बसाए जाएंगे, तो फिर कहां बसाए जाएंगे? अब हाँ, अब आप पूछेंगे कि सर रह कितने राज्य गए? तो 3 राज्य रह गए। कौन कौन से रह गए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, 3 राज्य रह गए, इनमें बसाया जाएगा। फिर इन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। नागालैंड वालों ने कहा कि भाई बात सुनो, ऐसी है, हमें ना फालतू की बातें नहीं चाहिए, हमें अपना नागालिम चाहिए। हमें क्या चाहिए? नागालिम चाहिए, हमें अपना देश चाहिए अलग, हमें नागालिम दे दो। तो फिर भारत के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। अभी की बात है, रिसेंट डेज की। तो फिर इंडिया सरकार ने, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश वैसे ही संवेदनशील है, उसमें इंडियन गवर्नमेंट खुद भी कुछ नहीं करना चाहती। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने एक और पॉइंट जोड़ा और कहा कि अनुसूची 6 यानी शेड्यूल 6 के अंतर्गत आने वाले और आईएलपी के अधीन आने वाले जो राज्य हैं उनमें सीएए के थ्रू आए हुए लोग बसाए नहीं जाएंगे। मतलब बांग्लादेश से आए हुए जो गैर मुस्लिम हैं, चाहे वो हिंदू हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो नहीं बसाए जाएंगे। ठीक है, इस बात को सुनते ही आईएलपी जिन राज्यों में था, कौन कौन से थे वो? आईएलपी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं,
LP इसमें था, ILP इसमें था, ILP इसमें था। तो ILP जिसमें था वो तो मिजोरम कॉमन ही था, तो मिजोरम को तो दोनों ही चीजों का लाभ हो गया। किस किस का? एक तो NRC का लाभ हो गया, सॉरी उसका शेड्यूल 6 का लाभ हो गया, और यहां पर हो गया किसका? मिजोरम का लाभ हो गया, मतलब इसका ILP का लाभ हो गया। अब ये भी साहब कैंसिल हो गए कि इनमें भी नहीं रहेगा कोई, इनमें भी नहीं रहेगा कोई। अब बेचारा बचा तो कौन बचा? अब बचा तो यही राज्य बचा। यानी कि एक प्रकार से मणिपुर में ही रहना था जिसको रहना था, यानी इकलौता ऐसा राज्य बचा जिसमें जाकर के बांग्लादेशियों को बसाया जा सकता था। तो भाई इनका भी प्रोटेस्ट करना जेन्युइन था, इन्होंने भी प्रोटेस्ट शेयर कर दिए साथियों, इन्होंने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। क्या प्रोटेस्ट शुरू किए? हाँ इधर देखिए, इन सब में तो मना हो गया। इनने कहा, इनने ये नहीं कहा कि हमें बांग्लादेशियों को नहीं रखना है या हमारे में से सब लोगों को बाहर भगाया जाए। इनने प्रोटेस्ट इस बात का किया, हमें तो ILP चाहिए, इनर लाइन परमिट चाहिए। अगर हम ILP में आ गए तो ऑटोमेटिक मना हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हमें ILP चाहिए। अब ये जो चीज थी इनडायरेक्टली डिमांड रखी। अब आप इस न्यूज को पढ़िए, अब आपको समझ में आ जाएगा। Recently, Union Home Minister highlighted the importance of inner line permit system in Manipur while inaugurating several development projects in Manipur. Inner line permit was long-standing demand of indigenous people of Manipur. यहाँ पर inner line permit is an official document issued to allow inward travel of an Indian citizen into protected area of limited period. क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के बाद अब मणिपुर भी जो है वो इसमें कवर हो गया। तो भैया अब सवाल ये बनता है, द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सेड पीपल ऑफ मणिपुर वुड नॉट एक्सेप्ट एनी एथिकल बेस्ड टेरिटोरियल काउंसिल विद इन मणिपुर। दे सेड सच एन अरेंजमेंट वुड क्रिएट मेनी पॉलिटिकल एथनिक। द सेंट्रल विल सेट ए टेरिटोरियल काउंसिल ईच इन मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश एज इज ट्राई टू सॉल्व द प्रोटेक्टरेट नागा पॉलिटिकल प्रॉब्लम। ये अलग पॉइंट है, लेकिन आपको वर्तमान का मुद्दा समझ में आ गया। तो फिर आप समझेंगे कि सर एक प्रकार से ये बताओ कि यहां तो सभी ने मना कर दिया, फिर तो सर इसने भी मना कर दिया, 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 फिर सर जाएंगे कहां? फिर सर जाएंगे कहां? कौन? बांग्लादेशी। तो भैया ये जाएंगे पश्चिम बंगाल। ये रहा पश्चिम बंगाल। क्लियर? तो पश्चिम बंगाल जो है उसमें ही बांग्लादेशी जाएंगे, ऐसी स्थिति बन चुकी है। आ गई बात समझ में? दूसरा, इसके अंतर्गत एक छोटा सा सरकार ने, जो सरकार की आदत होती है कि कुछ चीजें ऐसी छोड़ दी जाती हैं जिसकी वजह से उन पॉइंट का फायदा उठाया जा सके। तो उन चीज का फायदा उठाने के लिए सरकार जो है वो असल में सारे क्षेत्र को शेड्यूल 6 में नहीं डालती है। कभी पूरा पूरा राज्य जो है वो शेड्यूल 6 में नहीं होता, राज्य का कोई हिस्सा जो है वो शेड्यूल 6 का हिस्सा होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे बोडोलैंड है, टिपरा लैंड की जहां मांग हो रही है ना, कार्बी एंगलोंग वाला क्षेत्र है, इधर बोडोलैंड वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये शेड्यूल 6 में आते हैं। आगे बात समझ में? हाँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को डाल के रखती है। तो अभी जो लीकेज बचा हुआ है इस बात का वो ये है कि सरकार ने जिन क्षेत्रों को शेड्यूल 6 में नहीं डाल रखा, कहीं उन्हें तो वापस से नहीं टिका दिया जाएगा कि यहां पर बसा दो उन लोगों को। तो ये मुद्दा जो है साथियों, ये एक दिन में तो रिजॉल्व होने वाला है नहीं, लेकिन हाँ हमें इस बहाने इनर लाइन परमिट का मुद्दा समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप सभी साथियों ने इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, अगर हम मणिपुर का थोड़ा सा इतिहास जान लें तो 1945 से 47 से पहले, मतलब हमने इसको जब मिलाया था तो महाराज ऑफ मणिपुर हुआ करते थे बदोचंद्र सिंह, उनके द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से इन्हें यहां पर मिलाया गया था। यहां पर मेरे प्यारे साथियों 21 जनवरी 1972 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा इसे एक फुल फ्लेजेड स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया था। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर एडिशनली पता होनी चाहिए। उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को जो जरूरी बातें थी वो तो सिखा दी है ना। अभी देखिए, हाँ इस वाले मैप को देखिए, इसमें सिखाने का प्रयास किया गया है। इधर देखो, हाँ यहां से समझ में आ जाएगा, इस पॉइंट को समझना। ATMM, मैं वही कह भी रहा था। इधर देखिए ATMM के अंदर कौन कौन सा राज्य हुआ, इधर देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये है आसाम पूरा की पूरा। ये जो ऊपर आपको जगह दिख रही है ये शेड्यूल 6 है। आसाम कहां से कहां तक है आप इधर देखो, आसाम तो पूरा की पूरा है।
ये पूरा क्षेत्र आसाम है, ये पूरा नीचे तक आसाम है ना। उस पूरे से क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों, ये इतना सा एरिया जो अभी पैरेट कलर का हो रखा है, यही शेड्यूल 6 में है। आ गई बात समझ में? ऐसे ही मेघालय पूरा पूरा है शेड्यूल 6 के अंदर। इधर कार्बी एंगलोंग है बेटा, ये वाला जो क्षेत्र है ना, कार्बी एंगलोंग, इस क्षेत्र को शेड्यूल 6 में डाला गया है। त्रिपुरा पूरा नहीं है, देखिए इसके अंदर जो हल्का हल्का ब्राउन एरिया है, अधिकांश हिस्सा त्रिपुरा का इसके अंतर्गत आता है। मिजोरम भी पूरा नहीं है ना, मिजोरम का भी थोड़ा सा हिस्सा जो है वो किस में आता है, शेड्यूल 6 में आता है। तो ATMM के अंतर्गत हर राज्य, मतलब राज्य का पूरा पूरा हिस्सा किसके अंतर्गत नहीं आता, एक प्रकार से NRC में आने से नहीं बचता। यानी कि यहां पर अगर हम लोग CAA के तहत जो बसाने की जरूरी जगह हैं उनसे नहीं बचता। अभी आसाम में विशेष रूप से ये जो डिब्रू साइकोवा वाला स्थान है ये बचा हुआ है, जहां पर आसानी से बचाया जा सकता है, बसाया जा सकता है लोगों को। मिजोरम बचा हुआ है, लेकिन मिजोरम के साथ क्या हो गया कि ILP मिला हुआ है इसे, तो ILP मिला होने के कारण मिजोरम बचा रह जाएगा। लेकिन अभी भी संभावना जो बची हुई है वो त्रिपुरा में और आसाम में अभी भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर लोगों को बसाया जा सकता है, एक्सेप्ट पश्चिम बंगाल। तो उम्मीद है ये पूरा मुद्दा था जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अफ्स्पा भी बता दें। अफ्स्पा क्या है साथियों कि इन क्षेत्रों के अंदर, चलिए थोड़ा सा वो भी समझ लीजिए। अफ्स्पा क्या है? आर्म्ड फोर्सेस, AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है साथियों। ये क्या है साथियों? असल में क्या है कि जिन आदिवासियों को हमने ये समझ करके इनोसेंट मान रखा था कि ये जंगल के रखवाले हैं, इन आदिवासियों ने कुछ ज्यादा ही समझ लिया अपने आप को। इनको ये समझ में आ गया कि भाई हो सकता है कि इंडियन सरकार जो है वो हमसे डरती है, और जब वो इंडियन सरकार हमसे डरती है तो ऐसी स्थिति में ये इतने आगे निकल गए कि ये अपने अपने देश की मांग करने लग गए। हमको तो अलग से ही देश चाहिए। जैसे इनको लगता था कि ऊपर भूटान एक देश है, अगर हम मांग करेंगे तो भूटान जैसा तो हम बना ही ले जाएंगे। ऐसे ही मतलब इनको भूटान और नेपाल से कंपटीशन हो गया। त्रिपुरा वालों को लगा कि हम तो अपना टिपरा लैंड बना ही ले जाएंगे। ऐसे ही नागालैंड वालों को लगा कि हम तो अपना नागालिम बना ही ले जाएंगे, है ना। तो इन लोगों को, और आसाम के अंदर ऐसे ही गोरखालैंड की मांग होने लगी, है ना। इधर कार्बी एंगलोंग को लगा हम अपना देश बना ले जाएंगे। तो ऐसे करके मतलब इस पूर्वोत्तर भारत के अंदर साथियों बहुत सारे रीजनल सेंटर ऐसे डेवलप हो गए जो अपने आप को एज एन कंट्री ट्रीट करवाने की डिमांड करने लग गए, है ना। तो एज एन कंट्री की भाई मुझे एक देश का दर्जा चाहिए, मैं भी चाहता हूं कि मैं अपना एक देश बनाऊं। भारत सरकार ने इनको प्यार से समझाया कि देखो यार ऐसे नहीं होता है, देश के अंदर देश नहीं होता है, हम आपको आदिवासी समझ रहे हैं और आप जो है वो पूरी तरह से मतलब हमारे बीच में ही अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। तो फिर यहां पर जब चीजें सेटल नहीं होने लगी तो दुश्मनों ने भी हमारा लाभ उठाना शुरू कर दिया। दुश्मन में चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहां पर नागालैंड के अंदर जो नागालिम की मांग कर रहे थे उन लोगों को हथियार देने शुरू कर दिए वाया म्यांमार। ऐसे ही मिजोरम के अंदर बांग्लादेश के माध्यम से, म्यांमार के माध्यम से हथियार पहुंचने शुरू हो गए। बोडोलैंड के अंदर इधर से रास्ते से अधिक हथियार चले आने लग गए, बांग्लादेश के रास्ते से हथियार आने शुरू हो गए। तो हथियारों से यहां पर एक प्रकार से खूनी खेल होना शुरू हो गया। ये राज्य एज ए सेपरेटिस्ट ट्रीट करने लगे। यहाँ के हालात कश्मीर से भी बदतर हो गए। कश्मीर में कम से कम आप ये तो कह पा रहे थे कि हाँ भाई यहाँ पर विदेशियों ने आकर के हड़कंप मचाया हुआ है, यहाँ तो खुद ही मतलब हमारे देश में ही रहते रहते ही लोग बगावती हो गए। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर आर्म फोर्सेस भेजी गई। 1958 में सबसे पहली बार इसी मणिपुर में, जिसमें सबसे लास्ट में अभी इनर लाइन परमिट दिया गया है, सबसे पहले यहां आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दी गई। और वो क्या थी? अफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें यह कहा गया कि आर्म फोर्सेस के पास में वो सारे अधिकार होंगे जो उन्हें ठीक लगते हैं शांति स्थापित करने के लिए। अगर उन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति को संदिग्ध रूप से समझा जा रहा है कि ये संदिग्ध है, ये एक प्रकार का वो व्यक्ति हो सकता है जो कि अशांति फैला सकता है, तो उसे रोक करके वो सीधा जांच कर सकते हैं। जांच करने पर भी अगर वो सहायता ना करे तो उसे शूट भी कर सकते हैं।
किसी घर में बिना वारंट के जांच करने जा सकते हैं। बिना वारंट के जांच करने जा सकते हैं से मतलब हुआ, जैसे हम रेस्ट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो आपने घर में पुलिस वाले आने से पहले वारंट लेके आएंगे अनटिल अनलेस ऐसा कोई क्राइम ना किया हो जिसकी सजा 7 साल से ऊपर हो। हाँ, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल एक प्रकार से रॉलेट की तरह से समझ लीजिए, है ना। तो उस स्थिति में यहां पर आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिए गए कि आप जाएं और यहां पर कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा लगे कि जो मतलब आपको लगता है कि हाँ भाई ये हमको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है, इसके मन में कोई भाव चल रहा है, तो गोली मार दो। तो गोली मारने का ये जो ओपन एंडेड अधिकार दिया गया, ऐसा ही अधिकार कश्मीर में भी दिया हुआ है। ऐसा जो अधिकार दिया हुआ आर्म फोर्सेस को है, यहां पर शासन जो चलता है वो पुलिस का नहीं, आर्मी का चलता है। और आर्मी को दिया गया यह अधिकार यहां पर शांति स्थापित करने में बहुत हद तक कारगर हुआ, जिसकी वजह से अब यहां पर प्रॉपर तरीके से सरकारें चलती हैं, प्रॉपर तरीके से यहां पर इलेक्शंस होते हैं, प्रॉपर तरीके से यहां पर सारी चीजें होती हैं। अच्छा, लेकिन अब क्या है, इस चीज का विरोध भी होना शुरू हुआ, क्योंकि यह किसी भी हद तक एक प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं की कही जा सकती, जिसमें कि लोगों को उनके अधिकार ना दिए जाएं। तो इसके चक्कर में अगर आपको मालूम हो तो इरोम शर्मिला करके एक महिला हुआ करती थी, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया था इस बात को लेते हुए कि हाँ भाई मतलब और उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था कि अफ्स्पा हटना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजों के बावजूद भी अफ्स्पा नहीं हटाया गया था। पूर्वोत्तर से अफ्स्पा हटे इसके लिए वो कई साल तक मतलब भूख हड़ताल पर बैठी रही, लेकिन फिर भी अफ्स्पा नहीं हटाया गया, ठीक है ना। और मतलब काफी ज्यादा प्रेशर दुनिया का भी हमारे ऊपर क्रिएट किया गया है और इंडिया ने अपनी परिस्थितियां जो हैं वो सबको समझाई हुई हैं। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो अफ्स्पा आज जैसे सुन के आपको लग रहा है कि पुलिस किसी को भी गोली मार देती होगी, ऐसी स्थिति में नहीं है। देखिए, अल्टीमेटली सरकारों को भी चुनाव में उतरना होता है और चुनाव में जनता ही वोट देती है। तो आर्म फोर्सेस के पास अधिकार हैं, ये उन्हें भी पता है जो सेपरेटिस्ट हैं। मतलब आर्म फोर्सेस के पास में अधिकार हैं, ये उन्हें भी पता है जो सेपरेटिस्ट हैं। इसलिए वर्तमान में वो लोग खूब शांति से रहते हैं। बोडोलैंड की मांग करने वाले लोगों ने हाल ही में सरकार के साथ वो कर लिया, समझौता कर लिया। अभी असम की जो सरकार थी, सर्बानंद सोनोवाला की जो सरकार थी, उस समय पर भारत सरकार, बोडोलैंड की मांग करने वाले लोग और केंद्र की सरकार जो है, इन्होंने बीच में आपस में मिलकर के समझौता किया। इनके पूर्ण व्यवसाय की और पूर्ण स्थापित की बात की गई। इनके जो भी लोग गिरफ्तार थे उन्हें छोड़ा गया। ऐसे कार्बी एंगलोंग के अंदर सरकार ने यह कहा कि हम यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनवा देंगे, ताकि किसी भी प्रकार के, हाँ अभी विश्व मोहन शर्मा आ गए हैं, लेकिन मैं सर्बानंद सोनोवाला की बात बता रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से जो नागालैंड के अंदर जो सेपरेटिस्ट की मांग किया करते थे, उन सब से बैठा करके टेबल पर बात की गई। उनसे कहा गया कि आपको अलग देश चाहिए क्यों? आपको अलग देश इसलिए चाहिए कि आपको शासन करना है। तो हम आपको पैसा एक्ट के तहत, जो हमने पंचायती राज का एक्सटेंशन दे रखा है पैसा एक्ट, उसके माध्यम से हम आपके क्षेत्र में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का निर्माण कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाएंगी कि आप अपने क्षेत्र में शासन आप ही करेंगे, टैक्सेशन भी आप लगाएंगे, टैक्स की वसूली भी आप करेंगे, विकास कार्य भी आप करेंगे। आपको किसी को रिपोर्ट भी नहीं करना होगा, सीधा गवर्नर और सीधा राष्ट्रपति आपके ऊपर शासन करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें नहीं लगता कि आपकी सुरक्षा हम करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप अपने शासन के लिए काम करते रहिए, आप आराम से टैक्सेशन लगाइए, राजपाट करिए। तो ऐसी स्थिति में जब इनको समझाया गया, मल्टी लेवल वार्ता चली, तो इन लोगों ने भी अपनी डिमांड कुछ हद तक खत्म कर दी। कुछ हद तक क्या मतलब, अधिकतम हद तक ये अपनी डिमांड्स को इस समय खत्म कर चुके हैं और इनका कहना है कि अब ये भारत के साथ मूल रूप से चलने को तैयार हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई डिस्प्यूट चलता रहता है। जैसे रिसेंटली मिजोरम के अंदर से, मेरे प्यारे साथियों, एक ब्रू जनजाति है। वो ब्रू जनजाति के लोगों को मिजोस के द्वारा, या मिजोरम के जो लोग हैं उनके द्वारा यहाँ से भगा दिया गया, जिन्हें जेरोंग भी कहा जाता है ना। उन्हें यहाँ से भगा दिया गया और वो भगा करके त्रिपुरा में जाके रहने लग गए। भगाया भी ऐसा गया कि हाँ, ब्रू रियांग जिनको कहा जाता है, हाँ, उन्हें यहाँ से भगा दिया गया और त्रिपुरा में जाकर के वो लोग रहने लगे। अब यहाँ का इस साल का मतलब ये करंट का जबरदस्त विषय है कि जो यहाँ से ब्रू जनजाति के लोग मिजोरम से भगा करके त्रिपुरा भेजे गए, उन त्रिपुरा में भगाए हुए जो आदिवासी लोग हैं, इनका सेटलमेंट कहाँ करवाया जाए।
तो मिजोरम वाले कहते हैं कि हम ब्रू वाले लोगों को, जबकि दोनों आदिवासी हैं और आदिवासियों की लड़ाई बिल्कुल अपने प्रकार की होती है, मतलब उनको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बोले ये मीजो नहीं है और मीजो नहीं है तो ब्रू को हम अपने साथ रहने नहीं दे सकते। तो ब्रू जिसके बारे में मतलब ये कहा जाता है कि ये कभी पाश्चात्य रूप से बांग्लादेश से आए थे, हाँ कि वो बांग्लादेशी नहीं है, वो आदिवासी हैं, वो पुरातन समय में कभी बांग्लादेश से आए थे। मिजो लोग कहते हैं कि नहीं, हमको इनको अपने साथ नहीं रखने देना, इन्हें हम भगाएंगे। और मिजोरम के लोगों का भगाना, इनको इतना बुरी तरह भगाया गया कि बहुतों की तो हत्याएं कर दी गई और लंबे समय तक भगाना काम चलता रहा। जब ये अभी रिसेंट गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार की है ये सत्ता में आई, तो इन्होंने ब्रू लोगों के रीसेटलमेंट का प्रयास किया। लोगों को इंसेंटिव्स दिया गया, कहा गया कि 5,000 रुपए महीना आप लोगों को पैसा मिलेगा। लगभग 32,000 के आसपास ब्रू जनजाति के लोग हैं, कुछ 5,000 परिवार हैं। उनसे कहा गया कि 5,000 रुपए हम आपको सैलरी देंगे मंथली, जाकर के मिजोरम में रहो। ब्रू ने कहा मरने के लिए पैसे थोड़ी लेंगे, हम नहीं जा रहे। अब त्रिपुरा में क्या है, त्रिपुरा में इनका ज्यादा विरोध नहीं होता था, तो ये त्रिपुरा में रहने लग गए। त्रिपुरा में रहने लग गए तो सरकार को लगा कि चलो अच्छी बात है, अब कम से कम त्रिपुरा में रह रहे हैं तो इन्हें त्रिपुरा में ही रहने की जगह दे देते हैं। मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किया, त्रिपक्षीय समझौता किया, जिसमें ब्रू जनजाति के लोगों को त्रिपुरा में ही बसने का वो कर दिया गया कि सेटलमेंट किया, आप त्रिपुरा में ही रहिए। ब्रू जनजाति के लोग मान भी गए, बढ़िया से उनके घर बनवा दिए गए, उनको सस्ते दामों पर अनाज दिलवा दिया गया, उनको प्रॉपर तरीके से काफी बड़ा हजारों करोड़ रुपए का उनके लिए बजट दे दिया गया। जब वो पूरी तरह बसने की स्थिति में थे, अब त्रिपुरा में आंदोलन शुरू हो गया है। त्रिपुरा में आंदोलन ये शुरू हो गया कि नहीं, ब्रू जनजाति वालों को यहाँ से भगाओ, नहीं तो हम लड़ाई करेंगे। अब त्रिपुरा के आदिवासी चालू हो गए हैं। मतलब ये गजब ही वाले हैं, मतलब समझ गए अब आप? आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? डन। तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों, ये सारी की सारी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है इनर लाइन परमिट क्या होता है और इसके अलावा जो आदिवासियों की समस्या क्या है, इस क्षेत्र की समस्या क्या है, वो आपको सरल रूप से समझाने में मैं थोड़ा बहुत कामयाब रहा होऊंगा। इसके अलावा अन्य जानकारियों में एक जानकारी मुझे आपको दे देनी चाहिए और आपको ले लेनी भी चाहिए, और वो जानकारी ये है साथियों कि वर्तमान में अनअकैडमी पर एक बहुत जबरदस्त ऑफर आया हुआ है ना? और वो ऑफर ये है कि आप सभी साथी जितने भी हैं, वो अगर यूपीएससी के अंदर अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों को सीधा डिस्काउंट दे रही है अनअकैडमी 25% विद ऑप्शनल वाले कोर्स पर। यानी कि जहां पर जीएस प्लस ऑप्शनल 77,000 रुपए का हुआ करता था, अब वो 57,000 का उपलब्ध है मात्र 12 मई तक। यदि आप में से किसी भी विद्यार्थी को सब्सक्रिप्शन परचेज करना है और अंकित 10 रेफरल कोड लगाओगे, 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको 12 मई तक 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो इतने कम दामों में मिल रहा है। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई जानकारी चाहिए कि सर सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, क्या कुछ करना है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ में। इसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, आप वहां पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका ध्यान रखिएगा। ये मतलब जबरदस्त ऑफर आया हुआ है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। जहां हम 57,000 में केवल आपको जीएस का ऑप्शन दिया करते थे, अब हम आपको ऑप्शनल भी दे रहे हैं। ऑप्शनल का फीलिंग आप इस प्रकार से ले लीजिएगा, आपको इसका मीनिंग ऐसे समझ में आना चाहिए कि अनअकैडमी पे जो ऑप्शनल के ऑप्शंस हैं, आप एक ही सब्सक्रिप्शन से जितने भी ऑप्शनल चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। आपको मन कर रहा है ज्योग्राफी पढ़ने का, आपने 15 दिन पढ़ के देखा, आपको फीलिंग आई यार ज्योग्राफी नहीं कर पाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि मैं पॉलिटी पढ़ना चाहता हूं, तो डे 1 से पॉलिटी पढ़िए, फिर भी आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि ये जो हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़िए। आपको जो मन में आए वो ऑप्शनल आप उठाएं और एक ही फीस में सारे ऑप्शनल पढ़ लें। यानी कि आपने एक बार 57,000 दे दिया। देखिए ये ऑफर जो है ना, ये अपने आप में बड़ा यूनिक है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने दिल्ली जाते हैं तो एक ऑप्शनल की फीस 35 से लेके 40,000 रुपए होती है, 35 से 40,000 रुपए। और दिल्ली में जिन एडुकेटर से जाके आप पढ़ते हैं वो सारे के सारे एडुकेटर्स अब अनअकैडमी पर हैं, है ना, क्योंकि ऑफलाइन तो चल नहीं रही है कोचिंग। तो ऐसी स्थिति में आप 35 से 40,000 एक ऑप्शनल के देंगे, जिसमें कि आपको ने एक बार जो निर्णय ले लिया वो लाइफ लॉन्ग ढोना पड़ेगा कि भाई अगली साल भी फिर वही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पैसे खर्च कर दिए। यहाँ आपको विकल्प मिला हुआ है, आपके मन में आए जिस ऑप्शनल को आप ट्राई करिए, जब आप पूरी तरह कन्विंस हो जाए तब आप उस ऑप्शनल को कैरी फॉरवर्ड करिए। तो ये सबसे अल्टीमेट चीज आपको अनअकैडमी दे रहा है। इसके अलावा जो जीएस वाला पार्ट है हमारा,
जीएस के अंदर प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक, मतलब पीटी से लेके मेंस तक, साथ में ऑप्शनल की क्लासेस भी, और मतलब टेस्ट सीरीज भी, आंसर राइटिंग के मेंस के पेपर भी, ये सारी चीजें आपको मात्र 57,000 में मिल रही है, और अंकित 10 रेफरल कोड लगाने पर 52,000 में आपको प्राप्त हो जाएंगी। और क्या चाहिए यार, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। और इसके बावजूद भी अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ईएमआई के ऑप्शंस हैं, 0% ईएमआई के इंटरेस्ट रेट है, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। 12 मई तक आपका जो कोर्स है वो हमने आपको बता दिया। एक और है हमारे पास कोर्स जो मेंटरशिप का कोर्स है। मेंटरशिप बोले तो आपके सामने एक गाइड आपको मिलेगा जो आपको पूरी प्रिपरेशन में गाइड करेगा, ऑन कॉल आपके साथ रहेगा। वो मेंटर वाला कोर्स भी अगर आप लेना चाहें तो 76,000 में, देखिए दिल्ली में यूपीएससी की जीएस की फीस 2 लाख रुपए होती है, ठीक है ना। 2 लाख रुपए जीएस की फीस, और कम से कम 40,000 रुपए आपकी फीस जो है ना वो जी इसकी ऑप्शनल की फीस होती है। इसके अलावा रहने की फीस अलग, वहाँ पे जो बाकी खर्चे हैं वो तो अलग हटाई दीजिए। तो 2.5 लाख रुपए की फीस खर्च करने के बाद में जो चीज मिल रही है आपको, वो यहाँ पर 76,000 में विद मेंटर मिल रही है, जिससे आप ऑन कॉल बात भी कर सकते हैं, जो आपका पूरा प्रिपरेशन का गाइडलाइंस भी देगा। और आप बिना उसके करना चाहते हैं तो 57,000 में। तो देख लीजिए, मर्जी आपकी है। और आने वाला समय जो है वो ऑनलाइन का ही है, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर अभी कोरोना पता नहीं कब तक साथ छोड़ने वाला है, किसी को नहीं पता है। एग्जाम्स होते रहेंगे और ऑनलाइन के विद्यार्थी जो है उसमें कम्पीट करेंगे। तो नेवर बिफोर ऑफर है, आप सोच सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। क्लियर। थैंक यू बेटा, थैंक यू दिशा, थैंक यू। एसएससी के लिए बैच चल रहा है मेरा, हाँ बिल्कुल चल रहा है। एसएससी के अंदर इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। चाहे आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें इंडियन पॉलिटी चल रहा है, जो भी क्लासेस निकली है वो आपको मिल जाएंगी। मनीष राठौड़ को मुझसे मिलना है, बिल्कुल बेटा, एक बार सब चीजें नॉर्मल हो जाए मिल जाएंगी बेटा। विनीत, बिल्कुल बेटा, सोशियोलॉजी का ऑप्शनल का बैच भी है यहाँ पे, सारी चीजें हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।